नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। सितंबर माह के जितने भी महत्वपूर्ण या प्रमुख दिवस हैं उनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है और विश्व में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन इंडोनेशिया में होता है और दूसरे स्थान पर मलेशिया है और भारत नारियल उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है और भारत में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति एवं पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को वन शहीद दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी का सम्मेलन हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और वर्तमान में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2023 में फिजी देश में हुआ। अगला है 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है और इंजीनियर डे मनाया जाता है। 15 सितंबर को विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष इंजीनियर डे मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया ने कृष्णराज सागर बांध का निर्माण किया था और कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ओजोन दिवस 16 सितंबर 1987 ईस्वी को मॉन्ट्रियल कनाडा में ओजोन परत से संबंधित सम्मेलन हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, अर्थात विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है और 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी 21 सितंबर को मनाया जाता है। 22 सितंबर है तो 22 सितंबर को विश्व गांडा दिवस मनाया जाता है। 22 सितंबर को विश्व गांडा दिवस मनाया जाता है और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। विश्व हृदय आघात दिवस मनाया जाता है। रेबीज आया है तो रेबीज को समझ लेते हैं। जो रेबीज रोग है ये कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज रोग कुत्ते के काटने से होता है और रेबीज रोग में पानी से डर लगता है, इसीलिए रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं। और जो रेबीज रोग है ये रैबिडो वायरस से होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश लगातार 6ठे महीने में उभरते हुए बाजारों में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो अपना देश भारत लगातार 6ठे महीने में उभरते बाजारों में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला पॉइंट है, UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी बढ़कर। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली
दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है श्रीलंका को हराकर। जो एशिया कप 2023 का आयोजन अर्थात इसका मेजबान देश पाकिस्तान और श्रीलंका थे और भारत ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप 2023 जीता है। भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया है और भारत ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। भारत ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है और विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 4 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। दक्षिणी एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित किया गया है। जो UNFPA है ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक आबादी भारत की है और दूसरे नंबर पर चीन है। भारत की आबादी चीन से 29 लाख अधिक है। अब जो अर्थव्यवस्था के बारे में समझ लेते हैं। ये अमेरिका है तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है और विश्व की दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान की है। चौथे नंबर पर जर्मनी है और भारत अर्थव्यवस्था में विश्व में 5वें स्थान पर है। भारत ने अर्थव्यवस्था में अर्थात भारत विश्व के अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर है और भारत ने इंग्लैंड को पीछे पछाड़कर 5वां स्थान हासिल किया है। विश्व बैंक के अनुसार, जो विश्व बैंक है तो विश्व बैंक के अनुसार भारत की जो विकास दर है वो 6.9% है जीडीपी का। भारत की विकास दर विश्व बैंक के अनुसार 6.9% है और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार और SBI के अनुसार भारत की जो विकास दर है या वृद्धि दर है वो 6.8% रहने का अनुमान लगाया है, लेकिन विश्व बैंक ने 6.9% बताया है। इसको रिपीट कर लेते हैं। विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर भारत है और चौथे नंबर पर जर्मनी है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है विश्व में 5वें स्थान पर है और भारत ने इंग्लैंड को पछाड़कर 5वां स्थान हासिल किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शहर में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन हुआ है? नई दिल्ली में 13वां हिंद प्रशांत नई दिल्ली में 13वां हिंद प्रशांत सेना का प्रमुख आयोजन हुआ है। नई दिल्ली आया है तो नई दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। जो नई दिल्ली है तो दिल्ली की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली का जो हाई कोर्ट है वो भी दिल्ली है। दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और जो उपराज्यपाल हैं वो विनय कुमार सक्सेना हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट है और राज्यसभा की 3 सीट है और विधानसभा की 70 सीट है। रिपीट कर लेते हैं। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल हैं और 7 सीट लोकसभा की है, 3 सीट राज्यसभा की है और 70 सीट विधानसभा की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये आज हम सब एनसीआर के बारे में समझेंगे कि दिल्ली और एनसीआर में क्या अंतर है। ये दिल्ली का मैप है और ये जो पूरा मैप है, ये जो पूरा मानचित्र है, यहाँ से यहाँ तक जो पूरा मानचित्र है, ये मानचित्र एनसीआर का है। जो दिल्ली है, दिल्ली केवल 2 राज्य से सीमा साझा करता है। एक उत्तर प्रदेश, ये अपना उत्तर प्रदेश है और ये हरियाणा है। तो दिल्ली केवल 2 राज्य से सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। लेकिन जो एनसीआर है तो एनसीआर में 23 जिले आते हैं। एनसीआर में 23 जिले आते हैं जिसमें 8 जिले उत्तर प्रदेश के और 13 जिले
13 जिले हरियाणा के और 8 जिले उत्तर प्रदेश के और 2 जिले राजस्थान के, अलवर और भरतपुर। हरियाणा का कौन कौन सा जिला आता है? तो हरियाणा का सोनीपत आता है, पानीपत आता है, करनाल आता है, जिंद आता है, रोहतक आता है, झंझार आता है, गुरुग्राम आता है, फरीदाबाद आता है, पालवल आता है, मेवात आता है, रेवाड़ी आती है और महेंद्रगढ़ आता है और भिवंडी आती है, भिवानी आती है। ये 13 जिले हैं, अर्थात हरियाणा के 13 जिले हैं एनसीआर में और उत्तर प्रदेश के शामली, मुजफ्फरपुर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और बुलंदशहर, ये 8 जिले उत्तर प्रदेश के हैं और 2 जिले राजस्थान के हैं। एक अलवर है और दूसरा भरतपुर है। तो एनसीआर में कुल 23 जिले आते हैं, जिसमें से 8 जिले उत्तर प्रदेश के आते हैं और 13 जिले हरियाणा के आते हैं और 2 जिले अलवर और भरतपुर राजस्थान के आते हैं। लेकिन राजस्थान दिल्ली से सीमा साझा नहीं करता है, केवल 2 राज्य दिल्ली से सीमा साझा करते हैं। एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन, अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो दिल्ली को एनसीआर बनाने के लिए एक संविधान संशोधन हुआ था। वो संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा, अर्थात 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा अनुच्छेद 239 AA जोड़कर दिल्ली को एनसीआर बनाया गया। एनसीआर मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और दिल्ली के लिए मंत्रिपरिषद और विधानसभा का उपबंध किया गया। फिर इसके बाद में आगे चलकर 17वां संविधान संशोधन के द्वारा 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है एशियन गेम्स में कितने वर्ष बाद भारतीय टीम ने घुड़सवारी स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो 41 वर्ष बाद भारतीय घुड़सवारी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम में। अब एशियन गेम आया है तो एशियन गेम के बारे में समझ लेते हैं। जो एशियन गेम है तो एशियन गेम की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी। एशियन जो गेम है तो एशियन गेम की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी। पहला एशियन गेम नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली अपने भारत में हुआ था पहले एशियन गेम का आयोजन, जिसका उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और जो ये पहला एशियन गेम है वो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ था। 2018 का एशियन गेम 2018 का एशियन गेम है, इसका आयोजन जकार्ता में हुआ, इंडोनेशिया में। और 2022 का जो एशियन गेम है वो 2023 में हो रहा है। 2022 का एशियन गेम 2023 में हो रहा है और इसका आयोजन होंगझाओ चीन में हो रहा है। और 2023 का जो एशियन गेम है ये 19वें नंबर का है। और 2026 का जो एशियन गेम होगा, अर्थात जो एशियन गेम है ये प्रत्येक 4 वर्ष पर इसका आयोजन होता है। जैसे 2018 में एशियन गेम जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ, फिर इसके बाद 2022 में होगा, तो 2022 वाला 2023 में हो रहा है। कहाँ? होंगझाओ चीन में, जो 19वें नंबर का है। फिर आगे चलकर 2026 में एशियन गेम होगा, ये नागोया जापान में होगा। जापान का शहर नागोया है, वहाँ 2026 का एशियन गेम होगा। और 2030 का एशियन गेम दोहा, कतर की राजधानी दोहा में होगा। और 2034 का एशियन गेम रियाद में होगा। कहाँ? रियाद, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होगा। जो एशियन गेम 2023 है इसका आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक किया जाएगा। और जो इसके शुभंकर हैं
इसके 3 रोबोट शुभंकर हैं, 3 रोबोट शुभंकर हैं, जैसे कांग कांग, लियान लियान और चेन चेन। ये तीनों रोबोट के नाम हैं और ये तीनों शुभंकर हैं। किसके शुभंकर हैं? 19वें एशियन गेम 2023 जो होंगझाओ चीन में हो रहा है। अब इसके गोल्ड मेडल की बात कर लेते हैं। तो एशियाई खेल 2023 की जो पदक तालिका में है तो सबसे शीर्ष स्थान पर चीन है। चीन ने 114 गोल्ड जीते हैं और 8 सिल्वर मेडल जीते हैं और 34 ब्रॉन्ज जीते हैं, अर्थात कुल 216 मेडल चीन ने जीते हैं और चीन सबसे शीर्ष स्थान पर है। दूसरे स्थान पर जापान है। जापान ने 28 गोल्ड जीते हैं और 38 सिल्वर मेडल जीते हैं और 39 ब्रॉन्ज जीते हैं। कुल 105 मेडल जीते हैं जापान ने। तीसरे स्थान पर दक्षिणी कोरिया है और दक्षिणी कोरिया ने 27 गोल्ड जीते हैं, 29 सिल्वर मेडल जीते हैं और 54 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कुल 110 मेडल जीते हैं दक्षिणी कोरिया ने। और चौथे स्थान पर अर्थात एशियन गेम 2023 में जो पदक तालिका है उसमें चौथे स्थान पर अपना देश भारत है। भारत ने 10 गोल्ड जीते हैं, 14 सिल्वर मेडल जीते हैं और 14 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भारत ने कुल 38 मेडल जीते हैं। अब भारत ने 38 मेडल जीते हैं तो देख लेते हैं कि किस किस क्षेत्र में भारत ने मेडल जीते हैं। जैसे भारत ने शूटिंग में 6 गोल्ड मेडल जीता है और शूटिंग में 8 सिल्वर मेडल जीता है और शूटिंग में 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। शूटिंग में भारत ने कुल 19 मेडल जीते हैं। फिर रोइंग में भारत ने 2 मेडल सिल्वर मेडल जीते हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। रोइंग में भारत ने कुल 5 मेडल जीते हैं। क्रिकेट में भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता है। नाव चलाना में भारत ने 1 सिल्वर मेडल जीता है और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मतलब नाव चलाने में भारत ने कुल 3 मेडल जीते हैं। घुड़सवार में भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता है और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, अर्थात घुड़सवार में भारत ने कुल 2 मेडल जीते हैं। उसू में जो उसू खेल है, उसू खेल में भारत ने 1 सिल्वर मेडल जीता है और टेनिस खेल में भारत ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है, अर्थात कुल 2 मेडल जीते हैं टेनिस में भारत ने। जो स्क्वाश गेम है, स्क्वाश गेम में भारत ने 1 गोल्ड जीता है और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, अर्थात 2 मेडल जीते हैं स्क्वाश में। व्यायाम में भारत ने 1 सिल्वर मेडल जीता है और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, अर्थात कुल 3 मेडल जीते हैं भारत ने। इस प्रकार भारत ने 10 गोल्ड मेडल और 14 सिल्वर मेडल और 14 ब्रॉन्ज मेडल, कुल मिलाकर 38 मेडल जीते हैं भारत ने। और भारत ने 38 मेडल जीतकर वर्तमान में ये चौथे स्थान पर है जो एशियन गेम में भाग ले रहे हैं। ये डाटा 30 सितंबर 2023 तक है। अब जो जिन्होंने गोल्ड मेडल या मेडल जो जीते हैं तो हम सब गोल्ड मेडल की बात कर लेते हैं कि किस टीम ने, किसमें और किस व्यक्ति ने गोल्ड मेडल जीता है। जैसे भारतीय टीम ने शूटिंग में जो मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। फिर भारतीय टीम शूटिंग में वुमेन्स 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल टीम में 1 गोल्ड मेडल जीता है। और फिर शूटिंग में शिफ्ट कौर सामरा ने शूटिंग में वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में 1 गोल्ड मेडल जीता है। फिर भारतीय क्रिकेट टीम ने क्रिकेट में वुमेन्स T20 क्रिकेट में 1 गोल्ड जीता है। फिर भारतीय टीम ने इक्वेस्ट्रियन गेम होता है, इसमें ड्रेसेस मिक्स टीम के अंतर्गत 1 गोल्ड जीता है। भारतीय टीम ने शूटिंग में मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में 1 गोल्ड मेडल जीता है। और भारतीय टीम शूटिंग में मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम में फिर से 1 गोल्ड मेडल जीता है। और पलक ने शूटिंग में वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में 1 गोल्ड मेडल जीता है। और फिर भारतीय टीम ने टेनिस में मिक्स डबल में गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय टीम ने
स्क्वैश जो गेम है इसमें मेंस टीम कैटेगरी में 1 गोल्ड जीता है। इस प्रकार भारत ने 10 गोल्ड जीते हैं। भारत ने 6 गोल्ड तो जीत लिए। भारत ने 6 गोल्ड जीता है शूटिंग में, 1 गोल्ड क्रिकेट में जीता है, 1 गोल्ड घुड़सवार में जीता है, 1 गोल्ड टेनिस में जीता है और 1 गोल्ड स्क्वाश में जीता है। इस प्रकार भारत ने कुल 10 गोल्ड और 14 सिल्वर मेडल और 14 ब्रांज मेडल जीते हैं। इस प्रकार भारत ने कुल 38 मेडल जीते हैं और भारत विश्व में चौथे स्थान पर भारत वर्तमान में है। ये डाटा 30 सितंबर 2023 तक का है। जब आगे फिर से डाटा आएगा तो उसके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है किस राज्य ने हर जिले में महिला थाने के साथ साथ एक और थाने में महिला प्रभारी तैनात करने का फैसला लिया है? तो अपना राज्य उत्तर प्रदेश ने महिला थाने के साथ साथ एक और थाने में महिला प्रभारी तैनात करने का फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश आया है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र है। उत्तर प्रदेश को मानचित्र में देखते हैं। ये उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में 2 राज्य सीमा साझा करते हैं, एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड। जो उत्तराखंड है ये उत्तर प्रदेश का पहले भाग था। इसके बाद में सन 2000 में जो उत्तराखंड है ये उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। और ये नेपाल है। ये नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। 2 राज्य पूरब में सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश से, एक बिहार और दूसरा झारखंड। और 2 राज्य दक्षिण में सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश से, एक छत्तीसगढ़ और दूसरा मध्य प्रदेश। और 2 राज्य पश्चिम में भी सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश से, एक हरियाणा और दूसरा राजस्थान। हरियाणा और राजस्थान ये दिल्ली है और दिल्ली भी पश्चिम में सीमा साझा करती है उत्तर प्रदेश से। इस प्रकार उत्तर प्रदेश से कुल 8 राज्य और एक संघ राज्य क्षेत्र। उत्तर प्रदेश से 8 राज्य और एक संघ राज्य क्षेत्र सीमा बनाते हैं। जो उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का एक खेरी लखीमपुर जिला है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और जो ये हापुड़ जिला है, हापुड़ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। और जो खीरी लखीमपुर जिला है इसमें उत्तर प्रदेश का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो खीरी लखीमपुर जिला में स्थित है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत जिले में स्थित है और पीलीभीत जिले से गोमती नदी निकलती है। और पीलीभीत जिले में जो पीलीभीत जिला है यहाँ से गोमती नदी निकलती है फुलहर झील से। अर्थात पीलीभीत जिला में फुलहर झील है और फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी जिला यहाँ पर सोनभद्र है। और जो सोनभद्र है ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इन 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला ये शामली है। उत्तर प्रदेश आया है तो उत्तर प्रदेश का जो गठन है, उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। जो गोविंद बल्लभ पंत थे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सरोजिनी नायडू थी। और सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। और जो मुख्यमंत्री थी तो मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी।
रिपीट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी और सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर या पहली गवर्नर सरोजिनी नायडू थी, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल या गवर्नर थी। उत्तर प्रदेश का जो मुख्यालय है अर्थात राजधानी है लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का जो न्यायालय है वो हाईकोर्ट अर्थात हाईकोर्ट इलाहाबाद में स्थित है और खंडपीठ लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है, राज्यसभा की 31 सीट है, विधानसभा की 403 सीट है और 100 सीट विधान परिषद की है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है बारहसिंगा है, राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पुष्प पलाश है और राजकीय पक्षी सारस या क्रॉच है और जो राजकीय चिन्ह है वो मछली और तीर कमान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 2024 में अपनी रक्षा खर्च को बढ़ाकर 70% तक कर देगा? अर्थात रूस जो देश है ये 2024 में अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर कितना बढ़ाएगा? 70% बढ़ाएगा। अब रूस आया है तो रूस को समझ लेते हैं। रूस इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत करेगा और रूस का जो लूना 5 मिशन है ये अंतरिक्ष यान जो है ये चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इन्होंने भी अर्थात रूस ने भी जो चंद्रमा है उसके दक्षिणी ध्रुव पर अपना लूना 25 मिशन भेजा था जो क्रॉस हो गया था अर्थात दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अगला पॉइंट है, रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोई व्यक्ति है अर्थात कोई लड़का है या लड़की है जो अपना लिंग परिवर्तन करता है अर्थात महिला से पुरुष बनता है या कोई पुरुष से महिला बनता है, इस चीज़ पर जो है रूस ने रोक लगा दिया है। इसे ही लिंग परिवर्तन कहते हैं। और ट्रांसजेंडर विवाह यानी कि जो थर्ड जेंडर होते हैं उनके विवाह पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई ने रूस के सेबर बैंक को बेंगलुरु में आईटी यूनिट स्थापित करने की अनुमति दे दी है और भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन मॉस्को में किया गया है। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक पर रूस ने $47 मिलियन का जुर्माना लगा दिया है। अब रूस आया है तो रूस को हम लोग मानचित्र में देखते हैं। रूस जो है ये 2 महाद्वीपों में स्थित है। एक एशिया महाद्वीप में अर्थात सबसे अधिक रूस एशिया महाद्वीप में स्थित है और फिर जो थोड़ा भाग है अर्थात राजधानी के जो पश्चिम का भाग है वो यूरोप महाद्वीप में आता है और ये रूस की राजधानी है और रूस की राजधानी मॉस्को है। तो हम लोग पूरे एशिया महाद्वीप जो है उसको रूस के साथ साथ समझेंगे। ये रूस है, रूस का मानचित्र है और रूस की राजधानी मॉस्को है और मॉस्को से ही यहाँ पर इधर यूरोप महाद्वीप में आता है रूस और जो पूरब साइड है ये एशिया महाद्वीप में आता है रूस। रूस में जो ये बैकाल झील है, ये बैकाल झील है जो रूस में स्थित है और बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। ये आर्कटिक सागर है। आर्कटिक सागर रूस के उत्तर में स्थित है। ये आखोष्टक सागर है। आखोष्टक जो सागर है ये रूस के पूरब में स्थित है और ये जापान है। जो जापान है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। ये उत्तरी कोरिया है और ये नीचे वाला दक्षिणी कोरिया है और उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच जो सीमा रेखा है वो 38 डिग्री समानांतर सीमा रेखा है। यानी कि 38 डिग्री समानांतर जो सीमा रेखा है ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा है। और जो आर्कटिक सागर है ये विश्व का ये जो आर्कटिक महासागर है ये विश्व का सबसे छोटा महासागर है। अर्थात विश्व का सबसे बड़ा महासागर
प्रशांत महासागर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है, जिसे अंध महासागर कहते हैं, और ये महासागर एस आकार का है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है, जो भारत के दक्षिण में स्थित है। और विश्व का चौथा सबसे बड़ा महासागर अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर एवं महाद्वीप दोनों हैं। और विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। विश्व में 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, पांचवा अंटार्कटिका महाद्वीप, और छठा जो है वो यूरोप महाद्वीप है, और सातवां अर्थात विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप सातवां महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और ये बेरिंग समुद्र है अर्थात बेरिंग सागर है, और बेरिंग सागर और इधर युकचुक सागर है, और ये यहाँ पर बेरिंग जल संधि है। तो बेरिंग जल संधि ये रूस का साइबेरिया वाला भाग है, और इधर अमेरिका है पूरब की तरफ। तो अमेरिका और रूस को बेरिंग जल संधि अलग करता है। अमेरिका का अलास्का भाग और रूस का साइबेरिया भाग, बेरिंग जो जल संधि है वो दोनों को अलग करता है। ये रूस का कमचटका प्रायद्वीप है। ये रूस का कमचटका प्रायद्वीप है, और कमचटका प्रायद्वीप पर भूकंप और ज्वालामुखी अधिक आते हैं, क्योंकि ये अग्निवलय क्षेत्र में आता है। जैसे कमचटका प्रायद्वीप, जापान, ये सब अग्निवलय क्षेत्र में आते हैं। ये चीन है, और चीन की राजधानी बीजिंग है, और यहाँ पर पूर्वी चीन सागर है। ये मंगोलिया है, और मंगोलिया और चीन की सीमा पर यहाँ पर मंगोलिया और चीन की सीमा पर यहाँ पर गोबी का मरुस्थल स्थित है। ये कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, और ये अरल सागर है। ये बाल्कस झील है। ये कैस्पियन सागर झील है, और जो कैस्पियन सागर झील है ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अर्थात विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील है, और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, जो अमेरिका में स्थित है अर्थात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठी पानी की झील विक्टोरिया झील है, जो अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, कैस्पियन सागर झील है। और विश्व की सबसे गहरी झील ये बैकाल झील है, जो रूस में स्थित है पूरे तरीके से। बैकाल झील से ये लेना नदी निकलती है। जो लीना नदी है ये बैकाल झील से निकलती है। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, जो रूस में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है, और रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस की करेंसी रूबल है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 दिया जाएगा? तो वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 दिया जाएगा। ये 2021 अवार्ड वहीदा रहमान को दिया जाएगा। वहीदा रहमान भारतीय सिनेमा की एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद आदि मूवी में काम किया है। कमलजीत जो हैं ये भी एक एक्टर हैं, और कमलजीत वहीदा रहमान के पति हैं। दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है इसके बारे में समझ लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में हुई थी, और जो 1969 ईस्वी में हुई थी, और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया, और 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया।
और 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया। अर्थात पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है देविका रानी को दिया गया, 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया, 2020 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो आशा पारेख को दिया गया, और जो 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो वहीदा रहमान को दिया गया। 2021 वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये 53वें नंबर का पुरस्कार है, 53वें नंबर का पुरस्कार है। और जो दादा साहब फाल्के हैं इनको भारतीय सिनेमा का जनक कहते हैं। अर्थात भारतीय सिनेमा का जनक कौन है? दादा साहब फाल्के। तो दादा साहब फाल्के के नाम पर दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। ये भारतीय सिनेमा के इनको जनक कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि HDFC के प्रबंधक निदेशक कौन है जिन्हें RBI ने 3 साल के लिए पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी है? शशिधरन जगदीशन को, जो शशिधरन जगदीशन को HDFC बैंक के निदेशक हैं जिन्हें RBI ने 3 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी है। HDFC आया है तो HDFC के बारे में समझ लेते हैं। HDFC का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन, जिसे शॉर्ट में HDFC बैंक कहते हैं। HDFC की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई और HDFC का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। जो HDFC के MD या CEO हैं, अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर, अर्थात प्रबंध निदेशक, CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? ये शशिधरन जगदीशन है। RBI आया है तो RBI के बारे में समझ लेते हैं। RBI जो है ये 1934 ईस्वी में हिल्टन यंग आयोग या रॉयल कमीशन आयोग की सिफारिश पर 1934 में RBI अधिनियम आया। और RBI अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को RBI अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। और इसके बाद में जब इसकी स्थापना हुई तो जो RBI बैंक है इसका मुख्यालय कोलकाता में था। और फिर 1937 ईस्वी में भारतीय रिजर्व यानी कि RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थापित कर दिया गया। और फिर 1 जनवरी 1949 ईस्वी को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। RBI के पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ हैं और RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख हैं। RBI का जो लेखा वर्ष होता है, ये जो RBI का लेखा वर्ष होता है ये 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। और RBI 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक नोट छाप सकता है। और जो 1 रुपये का नोट है वो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है और जिस पर हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं। जो RBI बैंक है ये भारत का केंद्रीय बैंक है, ये सभी बैंकों पर नियंत्रण करता है। जो RBI के वर्तमान गवर्नर 25वें नंबर के हैं जो शक्तिकांत दास हैं। और मौद्रिक नीति समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो RBI के गवर्नर होते हैं। RBI में जो RBI है तो RBI में 1 गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं। तो जो एक गवर्नर हैं ये 25वें नंबर के हैं, ये शक्तिकांत दास हैं और 4 उप गवर्नर हैं। जो मौद्रिक नीति समिति होती है उसमें 6 सदस्य होते हैं। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, 3 भारत सरकार के और 3 RBI के होते हैं। मौद्रिक नीति समिति का काम होता है कि जो महंगाई होती है उस पर नियंत्रण करना, महंगाई या मंदी पर नियंत्रण करना मौद्रिक नीति समिति की मुख्य कार्य होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस राज्य को पुरस्कार मिले हैं? तो अपना राज्य उत्तर प्रदेश को
इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में राज्य को, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य को 10 पुरस्कार मिले हैं। अब उत्तर प्रदेश आया है, तो उत्तर प्रदेश को हम सब पहले पढ़ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश का अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोंडा में वन टांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाएगी और उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम कन्नौज में शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष स्थान पर रहा है। सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। जो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में 3 यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे, एक लखनऊ में, दूसरा आगरा में और तीसरा वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश में 3 यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे, लखनऊ, आगरा और वाराणसी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन कौन बने हैं? तो बनमाली अग्रवाल को टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया ने शैलेश गुप्ता को अध्यक्ष चुना है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने संजीव मंत्री को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन एसके स्वामी चुने गए हैं और एसईसीआई के निदेशक का पदभार जोशित रंजन ने संभाला है। कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष रक्षा रमैया को चुना गया है। और टाटा आया है, तो टाटा समूह अर्थात टाटा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। ये टाटा कंपनी की स्थापना 1868 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने किया था और जमशेद जी टाटा पारसी परिवार से थे, जिसका मुख्यालय अर्थात टाटा ग्रुप का मुख्यालय मुंबई में था। 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने अर्थात टाटा समूह ने 1907 ईस्वी में जमशेदपुर लौह इस्पात कारखाना की स्थापना की, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। वर्तमान में टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा हैं और सीईओ नटराजन चंद्रशेखरन हैं। 1903 ईस्वी में टाटा समूह ने अर्थात जमशेद जी टाटा ने ताज होटल का निर्माण किया, जो और 1904 ईस्वी में जमशेद जी टाटा की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पोषण पर पुस्तिका जारी की है? तो जो हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने पोषण पर पुस्तिका जारी की है। अब पोषण पर पुस्तिका के मतलब क्या है? तो पोषण मतलब संतुलित आहार, जो भोजन हम लोग खाते हैं अर्थात संतुलित आहार या पोषण पर, इससे संबंधित जो पुस्तक जारी की है उसे ही पोषण पर पुस्तिका कहा गया है। अर्थात संतुलित आहार जो हमारा भोजन है उससे संबंधित एक पुस्तक जारी किया है, उसी को पोषण पर पुस्तिका कहा गया है। जो अगले पॉइंट पर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरुआत किया है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान योजना में शामिल किया है। अब हिमाचल प्रदेश आया है, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में समझ लेते हैं। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीट है, राज्यसभा की 3 सीट है और विधानसभा की 68 सीट है। और जो न्यायालय है वो न्यायालय शिमला में है। अब हिमाचल प्रदेश को मानचित्र में समझ लेते हैं। ये हिमाचल प्रदेश का मानचित्र है। हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में लद्दाख संघराज्य क्षेत्र है अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है, और उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, और
जो हिमाचल प्रदेश है उसके पूर्व में चीन राज्य से सीमा साझा होती है, और दक्षिण और पूर्व में उत्तराखंड राज्य है, और पश्चिम और दक्षिण में पंजाब राज्य है, और दक्षिण में हरियाणा राज्य है, और दक्षिण में ये उत्तर प्रदेश राज्य भी हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। जो हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला है, ये कुल्लू घाटी है और ये शिमला है। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है, और सिपकिला दर्रा से सतलुज नदी प्रवेश करती है, और सतलुज नदी पर भाखड़ा लांगल बांध परियोजना स्थित है, जो पंजाब में है, जो हिमाचल प्रदेश में है। और जो सतलुज नदी और रावी नदी, सतलुज नदी और रावी नदी के संगम से इंदिरा जो गांधी नहर है वो निकलती है, और इंदिरा गांधी नहर की लंबाई जो है वो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग स्थित है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग स्थित है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया है? तो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को भारत की ओर से संबोधित किया है। UNGA के मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, अर्थात संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा आया है तो इसके बारे में समझ लेते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र का लोगो है। संयुक्त राष्ट्र का लोगो है। जो संयुक्त राष्ट्र है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। अर्थात UNO की स्थापना अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और जो न्यूयॉर्क है ये मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है और हडसन नदी के किनारे है। UNO के अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं। एंटोनियो गुटेरस महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। ये दूसरी बार चुने गए हैं, और एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल देश के निवासी हैं। UNO में 193 सदस्य देश हैं, और 193वां सदस्य अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, जैसे महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। जो महासभा है तो महासभा में 193 सदस्य हैं। महासभा के 78वें सत्र इस समय चल रहा है। वर्तमान में महासभा का 78वां सत्र का आयोजन हो रहा है, और 78वें सत्र के जो अध्यक्ष हैं वो डेनिस फ्रांसिस हैं, और डेनिस फ्रांसिस त्रिनिदाद टोबैको देश के हैं। जो महासभा है तो महासभा को विश्व की लघु संसद कहते हैं। विश्व की लघु संसद महासभा को कहते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद। जो सुरक्षा परिषद है तो सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य विश्व में शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना होता है या उसका प्रबंधन करना होता है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। 5 है वो अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है, और ये अलग अलग देशों में अलग अलग देशों को चुना जाता है। किसके द्वारा? ये जो महासभा में 193 देश हैं इन्हीं के द्वारा ये जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इन्हें चुना जाता है अलग अलग देशों को। इनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। और जो अस्थायी सदस्य देश हैं सुरक्षा परिषद में, जो अस्थायी सदस्य देश हैं ये 5 हैं। कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस और चीन, और फ्रांस
ब्रिटेन। रिपीट कर लेते हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, ये 5 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश हैं। इन्हीं को वीटो पावर वाले सदस्य देश कहते हैं। इनके पास वीटो पावर की शक्ति होती है, अर्थात जो ना करने का अधिकार है वो इनके पास होती है। अगला है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है इसमें 54 सदस्य हैं, और आर्थिक एवं जो सामाजिक परिषद है इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, और प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य पदमुक्त होते रहते हैं। अगला है प्रन्यास परिषद। जो प्रन्यास परिषद है ये वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें कुल 15 जज हैं, और जजों की गणपूर्ति कम से कम 9 जज होने चाहिए। जो 15 जज हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो जज होते हैं इनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के जो वर्तमान जज हैं वो दलवीर भंडारी हैं, जो राजस्थान से संबंधित है। अगला है सचिवालय। जो सचिवालय है तो सचिवालय का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है ये महासचिव होता है। जैसे सचिवालय का प्रशासनिक अधिकारी एंटोनियो गुटेरस है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसमें 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जैसे अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। ये 6 आधिकारिक भाषाएं हैं किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व में सामाजिक सुरक्षा और हेल्थ, इन सारे जो सेक्टर होते हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखना भी इसका उत्तरदायित्व है, और इसी विषय पर ये पूरे विश्व में काम करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि फसाई ने उपभोक्ताओं और विक्रेताओं को खाद्य पदार्थों की पैकिंग, परोसने और भंडारण के लिए किसका उपयोग बंद करने को कहा है? तो समाचार पत्र जो होते हैं, जो न्यूज़पेपर है, उस पर फसाई ने उपभोक्ताओं और विक्रेताओं को खाद्य पदार्थों की पैकिंग, परोसने और भंडारण के लिए उपयोग बंद करने को कहा है। इसके मतलब ये हुआ कि जो नमकीन या जो पकौड़े हैं जो हम लोग न्यूज़पेपर पर खाते हैं, तो इस पर फसाई ने प्रतिबंध लगा दिया है कि उपभोक्ता और विक्रेता, कोई भी व्यक्ति किसी भी खाद्य वस्तु को देने या उपयोग करने के लिए समाचार पत्र अर्थात न्यूज़पेपर का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि जो न्यूज़पेपर है उसकी जो स्याही होती है ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए अब किसी भी व्यक्ति को जो न्यूज़पेपर है उसमें कोई भी खाद्य सामग्री नहीं दी जाएगी। इस पर फसाई ने प्रतिबंध लगा दिया है। जो फसाई है ये फूड सेफ्टी, फसाई का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। तो जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है ये किसी भी जो फूड प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ होता है जो हमें पैकेट में मिलता है, जैसे नमकीन हुआ, बिस्किट हुआ, तो इस पर जो फसाई है उसकी मोहर लगी होती है। अर्थात फसाई अपना जो अप्रूवल है, जो वेरीफाइड है, वो दिए होता है कि ये पदार्थ अर्थात ये खाद्य वस्तु खाने योग्य है, ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये फसाई का काम है। और जो फसाई है तो फसाई अधिनियम, जो फसाई अधिनियम है ये 2006 में आया। फसाई अधिनियम 2006 में आया और फसाई की स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी। फसाई अधिनियम 2006 का है और फसाई की स्थापना 2008 में हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास समाप्त हुई और क्लास देखने के लिए धन्यवाद।
क्लास पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।